वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसदीय समिति में ही नहीं, बाहर भी जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। नए वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज गोलबंद हो रहा है। जयपुर से दिल्ली तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसके चक्कर में भड़काऊ बयान का भी सिलसिला जारी है। कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई। मुस्लिम समाज को एकजुट होकर विरोध करने की अपील की गई, लेकिन इसी बैठक के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब के एक भाषण पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। मोहम्मद अदीब ने कहा कि मुसलमानों का एहसान देश को मानना चाहिए कि पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर पर ही रुक गया। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्जाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी जिंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिनाह को मना किया था और उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खां को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। खास बात यह है कि इस दिल्ली की मीटिंग की बात की जा रही है जहां पर मोहम्मद अदीब साहब ने यह बयान दिया। इस दौरान उनके साथ मंच पर कई सांसद, कई मुस्लिम बुद्धिजीवी भी मौजूद थे और ऐसी मीटिंग सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुई। पिछले एक महीने में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिल्ली से लेके जयपुर तक कोशिश यही की जा रही है कि वक्फ बिल के खिलाफ विरोध का दायरा और बड़ी की जाए, ये दायरा बढ़ाया जाए और आवाज देश के हर कोने से उठे। 10 नवंबर को जयपुर में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मौलाना तौकीर रजा, अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती, ये सब मौजूद थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुस्लिम नौजवान जिस दिन सड़क पर आएंगे तो लोगों की रूह कांप जाएगी। स्थिति को कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं रहेगा। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब तौकीर रजा को चुनौती देते हुए कहा है कि इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है, ये नया भारत है और इस भारत में कानून अपना काम जरूर करेगा। तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारा कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम एक ईंट तो हिला के देखो फकाफ की। अगर हम सड़कों में भी आ जाए तो आपसे बोलना देश, कई लोग भारत को डराने का काम करना शुरू किया है। कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे, अभी तौकीर रजा डरा रहे हैं, कभी ओवैसी के भाई चिल्लाते। ये समझ क्या लिए हैं? ये कुछ लोग वोट की लालच में इनके तलवा चाट रहे हैं, देश को नहीं देख रहे हैं। इसी कारण ऐसे लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तौकीर रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है,
बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। तो ऐसे में अड़ी के आज के प्रश्न हैं बिल्कुल सीधे। क्या वक्फ बिल के बहाने भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या वक्फ बिल के नाम पर ही अब खुलकर राजनीति हो रही है और पूरे मुसलमान समुदाय को गोल बंद करने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, प्रवक्ता AIMIM के, हमारे साथ है। सैयद जवाद, कांग्रेस समर्थक, और मुमताज आलम रिजवी, पत्रकार, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रंगरेज साहब, आप इसे पूछूंगी, ये तो गलत है ना? ये क्या बात हुई कि हमें एहसान मानना चाहिए, हिंदुस्तान को एहसान मानना चाहिए कि कोई भी मुसलमान यहाँ पर रुक गया? ये तो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ना, ये तो सियासत है। इसका वक्फ से क्या लेना देना? देखिए मैडम, सियासत तो यहाँ पर जो अभी गिरिराज सिंह बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कोई मुसलमान एक आपके थप्पड़ मारे तो आप उसके 100 थप्पड़ मारो, भाले रखो और जो है तलवार रखो। ये कौन सी भाषा थी? जो संविधान की शपथ लेके इस तरीके से लोगों को डराने का काम करते हों, ऐसा लोगों को भटकाने का काम करते हों, कैसे विभाजन करने का काम करते हों, तो ऐसे लोगों को पद पर नहीं रहना चाहिए। वो इंडिविजुअल हो जाए, सांसद से अपना त्याग पत्र दे दें और अपना फिर कुछ भी बोलते रहें, कोई उनका मायने नहीं रहेगा किसी बात का भी। नहीं, आप ये बताइए, जो अदीब साहब ने, एक सेकंड, जो अदीब साहब ने, विश्वास शर्मा, हाँ, जो अदीब साहब ने बोला है, आपको लगता है वो सही है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि हमारे देश की संसद में बैठा है, जिन्होंने बसपा में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस के वो राज्यसभा से गए हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हमारे देश का बॉर्डर लाहौर नहीं लखनऊ में होता, ये सही है क्या? देखिए मैडम, आप ये समझिए, अगर देश के सारे मुसलमान भारत से मोहब्बत करने वाले थे, जो मोहब्बत करने वाले थे वो भारत में रुक गए, अगर सारे लोग वहाँ जाते तो बंटवारे में जगह ज़्यादा मिलती, तो फिर वो लखनऊ भी हो सकता था, कहीं और भी हो सकता था। उसमें तो कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। मगर जिस तरीके से रोज़ाना जो लोग, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों ने देश की आज़ादी के लिए गोलियां भी खाई, तलवारें भी खाई और जो है जंग आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। आज मुसलमानों को बार बार पाकिस्तान भेज देने की बात की जाती है, और यही वो नेता हैं, गिरिराज सिंह से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इन्हें इतनी दिक्कत है अगर मुसलमानों से, कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में क्यों हैं, पर किसने बोला ये? इनके संगठन है, किसने बोला? किसी ने ये तो कहा नहीं कि अपनी वक्फ की जमीन दे दीजिए, नहीं तो आपको पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है। बाकायदा हमारी ही संसद की एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें विपक्ष के भी लोग हैं, मुसलमान सांसद, और आपके तो खुद जो आपकी पार्टी के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी साहब उस मीटिंग में बैठते हैं। आपको तो कोई शिकवा होना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप जो खुद ओवैसी साहब उस मीटिंग में बैठते हैं जहां पे सारे लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखिए मैडम, आप जो समझना नहीं चाह रही मैडम, आप जिस तरीके से हमारे लिए जो ये सरकार है लगातार हमारे खिलाफ एक बिल लाने की तैयारी करती रहती है। ये हमारे लिए मिनी NRC है, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, उसमें हमारी नागरिकता छीनी जा रही थी, इसमें हमारी संपत्तियों को छीनने के लिए सरकार इस तरीके का बिल ला रही। ये सरकार रिफॉर्म लाने के लिए बिल नहीं ला रही, ये हमारी संपत्तियों को छीनना चाहती है। और अडानी और जो अंबानी का जो घर बना हुआ है बम्बई में, वो घर भी हमारी वक्फ की संपत्ति पे बना है। ना जाने कितनी संपत्तियां ऐसी हैं जहां पर कब्जा हुआ है, और लोग करने वाले कौन लोग हैं ये सब लोगों को पता है। मगर ये सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े। वक्फ की संपत्ति हमारे बड़ों की संपत्ति है, ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, ये हमारी प्राइवेट संपत्ति है। जो बार बार लोग कहा जाता है कि डिफेंस और रेलवे के बाद जो है हमारी, मैं कहता हूँ 2 मंदिर ऐसे हैं साउथ के जिनके पास इससे डबल जगह है, मगर उस पर बात नहीं होती ना। जोशी जी, मैडम मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात भी तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं सर, आपने पूरी अपनी बात बड़ी तफसील से रखी, और घर तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मैंने आज किसी को सुना था, वो कह रहे थे कि आधा कलकत्ता भी वक्फ की जमीन है, धर्मतला वक्फ की जमीन है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पूरा दिल्ली, नोएडा, NCR सब वक्फ की जमीन हो जाएगा। पर गुरु प्रकाश, यहाँ पर जो अदीब साहब ने बोला, उनका कहने का आशय ये था तो हमारी होगी नहीं मैडम। सर, सारा खेल कागजात का है ना, पर अभी उस पे आते हैं। पास कागज होंगे तो फिर तो हमारी होगी, बिल्कुल, और कागज अगर होंगे तो फिर कोई आपसे छीन भी नहीं सकता, और इसीलिए तो JPC के पास गया भी है। पर एक सेकंड मैडम, ये देश में जो है ना,
अच्छा सुन तो लीजिए मैडम। हाँ। मैडम सुन तो लीजिए, 10 सेकंड दीजिए। ठीक है। जब अगर हमारे पास कागजात हैं और देश में हमारे कानून है और न्याय प्रणाली है, उसमें जाके हम दिखा देंगे, हमारी चीज होगी, हमें मिल जाएगी। बिल्कुल, और कागजात तो उन लोगों के पास भी थे, कर्नाटका से लेके केरला से लेके तमिलनाडु तक, जिन्होंने कहा कि हम सालों से खेती कर रहे हैं जमीन पे, अचानक हमें लिख के दे दिया पट्टे पे कि ये तो वक्फ की जमीन है, निकल जाओ यहाँ से। खैर, कागज की बात तो ये तो कोर्ट में ही फैसला किया जाएगा। पर गुरु प्रकाश जी, जो मोहम्मद अदीब साहब ने बोला, एक सेकंड, मोहम्मद अदीब साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा, और अभी जो हाजी अंग्रेज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की याद इसलिए दिलाई जा रही है क्योंकि वो बता रहे हैं हम रहे इस देश के अंदर, इस देश से हमें उम्मीद थी, और उसके बावजूद मुसलमान विरोधी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। इसीलिए वो याद दिला रहे हैं कि हमें इस देश से प्यार था, हम रहे, और देखिए आपने कैसे हमारी हालत कर दी। नहीं पद्मजा, देखिए आज भी कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो इस मानसिकता से पीड़ित हैं। आपको याद होगा कि आज़ादी के पहले नारा बहुत चलता था, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेके हिंदुस्तान। आज भी बहुत सारे लोग हैं, और मोहम्मद अदीब भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं। और ऐसा हमने नहीं कहा है, ऐसा पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने कहा है। मोहम्मद अदीब एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये वही व्यक्ति है जो जेल जाकर के आ चुका है। ये वही व्यक्ति है जो दंगा भड़काने के आरोप में कई महीनों तक जेल रहा है। और आज उस व्यक्ति के समर्थन में कांग्रेस के सिटिंग राज्यसभा एमपी, वो चाहे इमरान प्रताप गढ़ी हो, चाहे नासिर हुसैन हो, ये लोग उस बयान का सपोर्ट कर रहे हैं उसी कार्यक्रम में, उसी मंच पे बैठ के। क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान के साथ है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। लगातार पद्मजा, एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री है, एक ऐसी टाइमलाइन है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। चाहे वो मोहम्मद जिन्ना की बात हो, जिन्ना ने 1946 का जो चुनाव था वो 2 नेशन थ्योरी पर लड़ा था, पाकिस्तान के आधार पर लड़ा था, एकदम पूरी मेजॉरिटी के साथ वो आए थे। सफी वलीउल्लाह ने तो कहा था कि अफगान के एमिर को उन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा था कि हिंदुस्तान को आप इस्लाम का कैलिफेट के अंतर्गत ले आओ। तो कोई आज की बात है, ऐसा नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कहा था कि 2 नेशन थ्योरी होना चाहिए। तो जब भी बात होती है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, इसकी कल्पना कोई आज की नहीं है। मोहम्मद अदीब एक ऐसे मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लगातार हिंसा, लगातार अन्याय, लगातार अत्याचार की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी जो मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह किया है कि जो 9,60,000 एकड़ की भूमि कुछ विशेष अपर कास्ट मुसलमान परिवारों के सीमित है, उसको लोकतांत्रिक तरीके से सबको बांटने का प्रयास किया है। अगर वक्फ के बोर्ड में महिलाएं बैठे तो ये सुधार है कि नहीं, ये पद्मजा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है। वक्फ के मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आए तो ये सुधार है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं पद्मजा, ये बहुत ही चिंता की बात है। यदि 2014 के बाद 40% से ज्यादा मुसलमान समाज की लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आज मुसलमानों में जो पिछड़ा वर्ग का मुसलमान है, दानिश रिजवान अंसारी पद्मजा पहली बार मंत्री बनता है। 10 सेकंड दीजिए। जम्मू कश्मीर में पहली बार पिछड़ा मुसलमान गुलाम अली राज्यसभा पहुंचता है। पहली बार जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, पसमंदा मुसलमान को भी सम्मान मिला है, स्थान मिला है। तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हमें ओवैसी साहब से कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ओवैसी कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले? बताइए। ओवैसी इस देश में प्रमाण पत्र बांटने की एजेंसी बन गए हैं क्या? नहीं, पर ओवैसी संविधान आप कौन होते हैं सर? अरे गुरु प्रकाश जी, आपकी क्या हैसियत है? आप कौन होते हैं? नहीं, ओवैसी अरे आप कौन होते हैं? आप तो देश के संविधान के खिलाफ है। आपने देश के ओवैसी होते हैं प्रमाण पत्र बांटने वाले, ओवैसी होते हैं लगातार। अब मैं जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, एक सेकंड सैयद जवाब से शुरुआत करती हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान देगा प्रमाण पत्र। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये 1947 का जिक्र ऐसे ही नहीं हुआ। पिछले 2 ही जो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं सैयद जवाद, उसमें कैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ? हमारे लड़के, अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपकी रूह कांप जाएगी। डायरेक्ट एक्शन की बात की गई है, पाकिस्तान की याद दिलाई गई है। क्या दबे तरीके से, दबे लफ्जों में दोबारा 2 नेशन थ्योरी की जो विचारधारा थी उसको दोबारा जीवित किया जा रहा है वक्फ के बहाने? जी पद्मजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। मैं इंतजार ही कर रहा था कि कब इलेक्शन से पहले जीना का जिन जो है वो कबर फाड़ करके बाहर निकलेगा और लगातार इस चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति है। वो तो अदीब साहब ने उस जिन को निकाला ना। सुन तो लीजिए, अब जिसने वो पॉलिटिकल लोग हैं, अब उनकी मैं बात आगे पॉलिटिकल लोग क्या है? सुन तो लीजिए, जिना प्रेम को मैं अभी बता रहा हूँ। अरे तो उनको ये प्रेम का इजहार करने की क्या जरूरत थी भाई मंच से?
अभी जिना प्रेमी को भी मैं एक्सपोज कर देता हूं, पाकिस्तान प्रेम को भी कर देता हूं, और पाकिस्तान और जिना प्रेमियों को भी एक्सपोज कर दे रहा हूं। चुनाव होते हैं, औरंगजेब निकल आएगा, जिना निकल आएंगे, बाबर निकल आएंगे, हिंदू मुसलमान निकल जाएगा। यही पॉलिटिकल अरे पार्टी सर, के ये जो सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मैं आ रहा हूं, जयपुर में कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की? मैं अभी आ रहा हूं, दिल्ली जयपुर के में भी आ मंच रहा पे कौन कौन मौजूद थे? मैं अभी मंचों पे बता दे रहा हूं, सारे मंचों को बताऊंगा। हाँ। और मंच के ऊपर जो कौन थे? नाटककार हैं, इमरान उनको बता प्रतापगढ़ी दूंगा। थे, राज्यसभा देखिए, सांसद है ये कांग्रेस के। इमरान मसूद सांसद है जी, कांग्रेस जी, पार्टी जी, के। जी। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पर मौजूद महबूल्ला थे। नदवी साहब भी मौजूद थे। हाँ, तो? तमाम लोग थे, मैंने सुनी हुई है। तो फिर जिन्ना का जिन किसने निकाला? मैं अभी बता दूं, जिना का जिन कैसे निकलता, चुनाव से पहले निकलता, वो हर बार निकलता। अब जिना प्रेम बता दे रहा हूं, जिना की अरे मजार सर, आप इस मुद्दे पे बात कीजिए ना। वही बता अब रहा आप फिर हूं। से आडवाणी जी पे पहुंच जाएंगे। आप इस मैडम मुद्दे ना पे बात पहुंचूं। कीजिए ना। ये नेहरू पे पहुंचेंगे, इंदिरा गांधी पे पहुंचेंगे, तो मैं उनको उसके बाद नेहरू पे सब नहीं जाने पहुंचेंगे। दूंगी, हम और अभी आपको मौजूदा है। आपको मैं औरंगजेब पे नहीं जाने दूंगी। आप बताइए कि आज के दिन 2024 में हम 1947 और लाहौर और लखनऊ की बात क्यों कर रहे हैं, और वो भी उस मुद्दे को लेकर जिसका ना लाहौर से कुछ लेना देना है ना लखनऊ से। सुन तो लीजिए, वो इसलिए है, भारत के मुसलमानों ने जिना की बनाई हुई टू नेशन थ्योरी को अपने जूते की नोक पे रखा। हाँ। और ये कहा कि हमारा नेता, देश का पहला ब्राह्मण नेता अगर कोई होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, हमारे नेता होंगे तो मौलाना आजाद होंगे, हमारे नेता अगर होंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होंगे। वो स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा बिल्कुल, दी। क्योंकि वो सब हिंदुस्तानी है, तो इसमें एहसान की बात कहां से आ गई? नहीं होंगे हमारे नेता, तो इसमें एहसान की बात कहां से आ गई सर? देंगे अपना नेता, इसमें ये समझ लीजिए। बिल्कुल। और जिना के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने वाले यही मानसिकता के लोग थे। पढ़ लीजिए, जिना की मजार पर जाते, अभी मैंने अडवाणी साहब का जिक्र करा तो तकलीफ होने लगी, यही लोग जाते बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ के लिए सैयद जवाद लेकर के सैयद जवाद ये लेकर के जाते हैं, हाँ। उनकी बेटी की शादी में सैयद जवाद ये बताइए, आपने जो बातें कही, मोहब्बत करते हैं, ये किसी कांग्रेस नेता ने नहीं करा। हाँ। और कांग्रेस ने पाकिस्तान को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है, पर उसके दो हिस्से तो इसमें एहसान की क्या बात है? बना दिया, और एक जो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का, उसके तो दो इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो देश के लिए प्यार की वजह से करते हैं ना सैयद जवाद। कभी मनमोहन सिंह नहीं गए, अरे बस सर, यात्रा ये लेकर के जाएंगे। अरे सर, ये तो हर कोई हिंदुस्तानी करेगा ना, जो भी देश से प्यार करता है। तो इसमें एहसान की क्या बात है? बिल्कुल शामिल है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। यार तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत खुशी की बात है, पर आपने ये नहीं बताया, तो इसमें एहसान क्यों जता रहे हो भाई? बना दिया। इसमें एहसान क्यों जता रहे हो? एहसान नहीं जता रहे, हक बता रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को एहसान मानना चाहिए। हमने इस देश को चुना है अपनी मर्जी से, हमने गांधी जी तो कोई एहसान तो नहीं है ना? आपको देश से मोहब्बत थी, देश से मोहब्बत थी, बिल्कुल हक है हमारा, और हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, अब ये जो नफरती लोग हमारा हक छीनना चाह रहे हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए, सड़क से लेकर के संसद तक, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, ठीक तो है, संसद आवारा हो जाती है। अच्छा ठीक है सर, आप राम मनोहर लोहिया जी ने उस वक्त कह दिया था। बहुत खुशी की बात है, आप भाषण क्यों दे रहे हैं? पर मैं छोटी सी एक बात आपको बता दूं। अपनी जी, दिलचस्प बात ये भी है, मैं अदीब साहब का एक पुराना इंटरव्यू पढ़ रही थी, 2019 में भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने उस वक्त एक नोट लिखा था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट ही नहीं डालना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई इस चुनाव में तो संविधान और विपक्ष इस देश में खत्म हो जाएगा। मतलब 2019, 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि देश में संविधान और विपक्ष खत्म हो जाएगा, और माशाल्लाह आज का दिन है 2024 में, अभी भी वो एक मंच पे खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं और वही बात कह रहे हैं, और वही बात कह रहे हैं। ये तो पद्मजा जी बड़ी साफ सी बात है, आपने सही शब्द पकड़ा भैया। उन्होंने कहा कि हमारा एहसान मानो कि हम हिंदुस्तान में रह गए। ये हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया उनका, कि सरकार को एहसान मानना चाहिए कि हम पाकिस्तान नहीं गए, यहीं पर रह गए हम। और जाते तो क्या करते? हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान जो यहाँ से चले गए थे, उनसे पूछो, वो वहाँ रह करके पछता रहे हैं कि हमें 1-1 किलो आटे के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, भूखों मर रहे हैं, बिजली का बिल देना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो बहुत अच्छे हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो वहाँ पर रह गए थे मुसलमान, उनकी हालत और हमारी हालत में जिन्होंने दूसरे देश में गए, उनकी क्या हालत हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, पद्मजा जी बड़ी साफ सी बात है,
हिंदुस्तान का आम मुसलमान, ये जो यहाँ पे बड़ी बड़ी चिल्ला चिल्ला करके जो है ना, किसी के बाप का नहीं है, ये तो सबकी बात ठीक है, कोई नहीं कहता। लेकिन एक बात है, जिन्ना के बजाय बाबर की मजार पे कौन गया था? आ गया जिक्र, आ गया बाबर का। आपने जिन्ना कहा था? आ गया जिक्र। आपने जिन्ना कहा था? आपने जिन्ना कहा? भाई देखो, मैं बीच में बोलता नहीं, ये तो आपके, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। एक एक करके सर, एक एक करके। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। जवाब जी 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 सर बोलिए। अरे जिन्ना तो यहाँ का नागरिक था, गुजराती था, कांग्रेस का मेंबर था, जिसने कहा था मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, वो वाला जिन्ना था। लेकिन आप एक बात बताओ कि बाबर ने तो आक्रमण किया था भारत पर, उसकी मजार पे कौन कौन गया ये तो बताओ। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक हर एक व्यक्ति गया कि नहीं गया? भारत का प्रधानमंत्री उस बाबर की मजार पे अफगानिस्तान में जाकर के क्या जरूरत थी, ये मैं कहना चाहता हूं। एक बात बड़ी साफ सी है पद्मजा जी, जिस तरीके से पूरे के पूरे गांवों पर वक्फ बोर्ड अपना, अभी मैंने सुना केरल में कोई कोच्चि में पूरा का पूरा गांव है उनका ये वक्फ का है। बात एक सामान्य सी बात है, जो किसी ने किसी को दान दे दी, ठीक है ना, वक्फ को दान दे दी, उसके कागज अगर हैं और उस समय की और आज की हालत में, उस समय और आज की हालत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, इतना ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, भारत को विकास के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। ऐसे में आप ये बताइए, मेट्रो है वो किसी भी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकता है, क्योंकि मेट्रो चलानी है देश की सुविधा के लिए, समाज की सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए। इसलिए आज, और दूसरी बात, वक्फ का फैसला कौन करेगा कि ये जमीन वक्फ की है कि नहीं? खुद वक्फ फैसला करेगा। हाँ। मैं बीच में नहीं, ये कानून है, आप सही बोल देना ना, आप सही बोल देना, आप सही बोल देना। ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने एहसान किया, भैया मैं तो एहसानों तले दब गया जवाद साहब के कि ये हिंदुस्तान में रह गए, वरना पता नहीं क्या हमारा हाल क्या होता, हम तो पता नहीं किस हालत में होते, कहीं जंगलों में रह रहे होते। पर उनका कहना है ये सेंटिमेंट तब निकल करके आ रहा है जब जुल्म की इंतहा हो गई, जब आपने ट्रिपल तलाक को बंद कर दिया, जब आप वक्फ का बिल लेकर के आ गए, जब आप राम मंदिर जजमेंट हो गया, तो जुल्म की इंतहा हो गई। अब लोग पुशबैक कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये बोला तो आज है, लेकिन बात तो 1947 की कर रहे हैं वो, कि 1947 में हमने आप पे एहसान कर दिया था। बात आज निकली है, लेकिन ये सोच तो 1947 से रहे ना, कि 1947 में हमने हिंदुस्तान पे एहसान कर दिया था जो यहां पर रह गए। ये है असली बात। ये जो सोच है ना, ये सोच खतरनाक है। और ये भी मैं बता दूं पद्मजा जी कि जिस तरीके से उस समय भारत में मुसलमान रहे, आज भी मैं बताता हूं कि 90-95% नहीं, 98% 99% मुसलमान जो है भारत में ही रहना चाहता है, भारत को अपना मुल्क मानता है। ठीक है। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, जिनको मुसलमानों के वोट चाहिए, सिर्फ उनकी भाषा यह है कि आप ये कहो कि आपने एहसान किया। मुमताज रिजवी, यानी कि आप वक्फ के नाम पर पूरे देश को और खास तौर पर देश के मुसलमानों को 70 साल पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम आह भी भरते हैं तो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कहाँ ढकेला जा रहा है? अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने जिन्ना की आइडियोलॉजी को ठोकर मार दी, तो इसमें कहाँ पीछे ढकेलना होगे? लेकिन ये लोग नहीं, एहसान नहीं। जब बोला एक मिनट, जब ये लोग जब बार बार जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक नारा मैडम बहुत चल रहा है और ताने बहुत चल रहे हैं। ताना क्या है कि हमने तो पाकिस्तान तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम पाकिस्तानी हो, किसने बोला? गद्दार हो, तुम कहाँ चल रहा है ये नारा? अरे झूठ। अरे पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए सांसद कुंवर दानिश अली को और बीजेपी के सांसद, जो दानिश अली जी को बोला गया वो बहुत ही खराब भाषा थी, और किसी को ये नहीं बोला गया कि पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान चले जाओ। मैडम सुनिए, और ना किसी का हक है इस देश में किसी को पाकिस्तान भेजने का। एक मिनट, एक बीजेपी का चुना हुआ सांसद, एक चुने हुए सांसद को पार्लियामेंट के अंदर जब ये भाषा कहां से आ जाती है, भाषा कैसे आ गई? उसका वक्त से क्या लेना देना है सर? गांव तक ये चलाया गया, और आज से नहीं, जमाने से मुसलमानों को जलील करने का ये गद्दार है, ये पाकिस्तानी है। वक्त से क्या लेना देना है सर?
क्या लेना ये देना? छीना जा रहा है कैसे? ये अडानी और अंबानी को देने के लिए। सर ये बताइए, अडानी और अंबानी ये अभी किसी इन्होंने के कह दिया। ये क्या इन्होंने इस्लाम का क्लियर हिस्सा है कि वक्फ बोर्ड बनना ही चाहिए? या क्या इस्लाम का हिस्सा है कि वक्फ बोर्ड होना जरूरी है? इस्लाम का हिस्सा है। अच्छा, अगर इस्लाम का अब हिस्सा जो है, अगर इस्लाम का हिस्सा है तो ऐसा कैसे कि इस्लामिक देश जो है टर्की, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुनिसिया, इराक में कोई वक्फ बोर्ड नहीं? ऐसा है, हर जगह के लैंग्वेज अलग अगर होते ये हैं इस्लाम का हिस्सा मैडम, है हर तो क्या जगह के इराक में लैंग्वेज इस्लाम अलग नहीं होते हैं। है? सुनिए, लेबनान हर में जगह- इस्लाम नहीं देखिए, है? तमाम जो तुनिसिया में मस्जिदें- इस्लाम नहीं है? अरे मैडम बात तो सुनिए, बताइए। लैंग्वेज अलग होती है। अरे इस्लाम तो मस्जिद एक ही मिनट। होता है। अरे भाई एक मिनट, मस्जिद किसकी होती है बताइए? नहीं, एक सेकंड, नहीं एक मिनट, आप बताइए। भाषा अलग हो मस्जिद सकती किसकी है होती क्या? अरे इस्लाम अलग होता है, इराक का भाई, इस्लाम हमें अलग है बताइए ना, मस्जिद किसकी होती है? किसकी होती है? अल्लाह की। अच्छा, अल्लाह के नाम होती है। ठीक है। इमाम बाड़े किसके होते हैं? करबलाएं किसकी होती हैं? ये सब किसकी होती हैं? ये किसी आम आदमी के नाम नहीं होती है, हाँ। ये अल्लाह के नाम होती है। तो क्या कहा जाएगा इसको? अरे और मेरा मैनेज सवाल तो ये करने आपसे के लिए- है ही नहीं। एक सेकंड, आपने पहले बोला, आपने बोला कि वक्फ बोर्ड और वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। देखिए- मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है तो क्या इराक में इस्लाम नहीं है? क्या लिबिया में इस्लाम नहीं है? क्या तुनिसिया में इस्लाम नहीं है? क्योंकि वहां कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। नहीं, वही ना मैंने कहा ना, वक्फ है। हाँ, बोर्ड जो है उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी अलग अलग हो सकती है, हाँ। लेकिन वक्फ हर जगह है। हाँ, हर जगह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ। बस उसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो अलग हम तो बार बार कह रहे हैं आप बोर्ड ही ना रखो, हमें तो जिस पर तरह आपको से बोल कौन रहा है कि बोर्ड नहीं होगा? कमेटी सर बनी हुई है, हमें दे दो। सर, मुझे सरकार ये क्यों समझ बोर्ड में बना नहीं के चला आया रही है? कि क्यों वक्फ- उस पे कब्जा करना चाहती है? यही हम तो चाहते ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है कि आप वक्फ बिल को इस्लाम के ऊपर एक हमला जो दिखा रहे हैं, यही तो सारी प्रॉब्लम है सर। वजह क्या है? क्या वजह? वजह यह है कि ये जो बिल लाए हैं, इन्होंने कहा है कि जैसे ही ये लागू हो जाएगा कानून, हाँ, ठीक है, जिन जिन जगहों पे औकाफ पे मुकदमे चल रहे हैं, हाँ। और 60% 65% पे मुकदमे, वो उस दिन से वक्फ लैंड नहीं रहेगी। ना, और ये नहीं इसमें कहा। कहीं किसने बोला ये? नहीं, किसने कहा? इसमें ये है, अरे है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक ये है। बिल्कुल है सर, हम पढ़ के ही आए हैं। प्रॉब्लम यही है मुमताज साहब, प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम जब आप लोग आप सड़कों पर जाकर के लोगों पे भ्रम फैलाते हैं, कहते हैं कि हमारे धर्म पर हमला हो रहा है, हमारी संपत्ति छीन ली जाएगी, हमें इस देश से बेदखल कर दिया जाएगा, हमें पाकिस्तानी बता दिया जाएगा। अरे इससे कुछ भी नहीं हो रहा है ये सब। मैडम दूसरी चीज, वक्फ बाय यूजर। अब आप बताइए, वक्फ बाय यूजर जो है उसको हटाया जा रहा है क्लॉज, क्या मतलब हुआ? यानी अब आप बताइए, ठीक है, अब आपने मुद्दा बदल दिया मुमताज साहब। एक सेकंड, आपने फिर मुद्दा बता दिया। अगर ये आपको जो भी तकलीफें हैं ना, ये तकलीफ दूर किसी दिल्ली की या जयपुर की कॉन्फ्रेंस में नहीं होगी। ये बोल के नहीं होगा कि हमारे लोगों को हमने अभी रोक करके रखा है। जिस दिन वो सड़कों पर, डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आप किसी को बोले तुम्हारी रूह कपा देंगे हम, ये डेमोक्रेसी है। इसकी सच्चाई डेमोक्रेसी ये है कि हमारे देश के अंदर, एक सेकंड सर, डेमोक्रेसी ये है कि हमारे देश के अंदर एक पैनल बनाया गया है जिसमें विपक्ष के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, और वो देश के हर कोने में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं बताइए आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या डर है, हम आपकी बातें सुनेंगे और आपकी जितनी भी तकलीफ है उनका निवारण करेंगे। वो डेमोक्रेसी है। तकलीफ तब होती है सर जब आप जैसे लोग जाकर के तकरीर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि तुम्हारा जमीन छीन लेंगे, तुम्हारी मस्जिद छीन लेंगे, तुम्हारा मदरसा छीन लेंगे, फिर डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी सुनिए ना, मैं बता तो रहा हूं। बताइए। मैं ये कह रहा हूं, मैं वहां पे था उस कॉन्फ्रेंस में जयपुर के, ठीक है। उन्होंने जो कहा कि रूह कांप जाएगी, क्यों कहा? ये नहीं कहा पहले। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम जो है कानून के दायरे में रह करके अपनी बात कह रहे हैं, हाँ। अपनी बात कहेंगे, हाँ। लेकिन जिस दिन हम सड़कों पे उतरेंगे, क्यों उतरेंगे? सरकार के क्यों ना उतरे? बीजेपी यहीं तक पहुंच गई क्या? आपने रथ यात्रा निकाली, आपने न जाने कितने आंदोलन किए। बीजेपी आज दिल्ली में आंदोलन नहीं करती, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आंदोलन नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश में लोग निकल आते हैं, मुसलमानों की दुकानें लूट के चले जाते हैं, उसको कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों को निकालने की बात होती है, 31 दिसंबर, वो ठीक है, लेकिन वही मैंने शेर पढ़ा। ठीक है, इसका जवाब गुरु प्रकाश को देने दीजिए। कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ठीक है गुरु प्रकाश, जब आप सड़कों पे निकल सकते हैं तो यहाँ पर मुसलमान समुदाय भी कह रहा है कि अगर हमें लगा हमारी अनसुनी की जा रही है तो हम सड़कों पर निकलने पे मजबूर हो जाएंगे, ऐसा होने मत दीजिए। यही है डेमोक्रेसी। गुरु प्रकाश।
नहीं पद्मजा अभी लंबा चौड़ा भाषण अभी कई लोगों ने दिया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जितने अभी आजकल केसेस चल रहे हैं वक्फ पे, लगभग 40,000 केसेस हैं, वो किसके चल रहे हैं? गैर मुसलमानों के चल रहे हैं क्या? 40,000 से अधिक केसेस वक्फ पे पेंडिंग हैं, वो मुसलमान भाइयों के तो हैं। किस बात से आपको आपत्ति है? देखिए पद्मजा, कुल मिला के बात इतनी सी है कि एएमयू हो, जामिया हो, इनको लगातार माइनॉरिटी स्टेटस को सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहां एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है। सब कुछ दबा के रख लो। इसी देश के प्रधानमंत्री पद्मजा कहते थे, इसी देश के प्रधानमंत्री, मैं पहले मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। कितनी यूनिवर्सिटी आपने खोली? बहुत टाइम मिला पद्मजा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। मुमताज जी, आपको बहुत टाइम मिला, अब उनको बोलने दीजिए और फिर सैयद जवाद और हाजी रंगरेज का वक्त होगा। हाँ बोलिए। पद्मजा देखिए, लोकतांत्रिक परंपराएं होती हैं, लोकतांत्रिक संस्कार होते हैं। जब मुमताज जी आप कह रहे थे, किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, इस देश में शरिया नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पद्मजा, आपके शो पे मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आपको पद्मजा, मैं इस शो पे पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इस देश में किसी की औकात नहीं है कि रूह कपा दे। किसी की औकात नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का जब डंडा चलेगा ना, तो रूह कपने वाले ना साइड हो जाएंगे। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, अगर संविधान को मान लेते तो ये मसला ही नहीं उठता। बोल रहे हो आप, फिर आप शपथ लेते हो कुछ, मैं ऐसे काम करते हो कुछ। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये उनका हक है, सड़कों पर आना उनका हक है। में बैठ करके क्या आप धमका रहे हैं उनको? पद्मजा, स्टूडियो में बैठकर सड़कों पर आना, प्रदर्शन करना, हक मांगना उनका हक है। स्टूडियो में बैठ करके खलल डालना, नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूं और समझदार को इशारा काफी है। इस देश में शरिया नहीं है, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का डंडा जब चलेगा ना, तो किसी की औकात नहीं है कि रूह कांपने की बात करेगी। जब बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का डंडा चलेगा ना, तब पता चलेगा। सैयद जवाद कह रहे हैं आप धमका रहे हैं ना। आप एक सेकंड, सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप अंबेडकर का नाम लेते हैं। कोर्ट ने चलाया नहीं चलाया? अंबेडकर की बात जरा देखिए। जो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, अरे अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा गए, अंबेडकर ने कहा था, ये लेकर के आए थे। फिर उसके बाद कोई औकात नहीं है किसी की। उसके बाद अंबेडकर के संविधान के सामने किसी की औकात नहीं है। यूनिवर्सिटी देने को तैयार हूं आपको। फिर मदरसे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने शरिया नहीं है, लोकतंत्र है इस देश में। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, कोई शरिया नहीं है यहाँ पे। आप मुझको तो वक्त नहीं, ठीक है, इन्होंने एक जरूरी पॉइंट उठाया। ये कह रहे हैं आप मदरसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोकी आपको। एक छोटा सा जवाब, नहीं, सही जवाब को बोलने दीजिए, जवाब को बोलने दीजिए। आप नीचे जवाब देना उसपे। पद्मजा, आपने बहुत बढ़िया कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। तो सुप्रीम कोर्ट के डंडे के लिए कह रहे थे कि रूह कांप जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट के डंडे के लिए कह रहे थे कि रूह कांप जाएगी। नहीं, आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे से, यानी कि भारत का संविधान के हिसाब से उच्चतम न्यायालय ने आपके हिसाब से वो डंडा चलाया, तो उसके लिए आप कह रहे थे रूह। ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं इनको। इनका भी हो गया, उनका हो गया वाला। मैंने ये इस बात को कहा, लगातार आपने 3 नजीरे, आपने फॉरेन वक्फ बोर्ड को एग्जांपल दिया जा करके कि मुस्लिम राष्ट्र के देशों में, मुस्लिम राष्ट्र के देशों में तो आधा दर्जन मुस्लिम राष्ट्र में नहीं है। नहीं, मुस्लिम राष्ट्र के देशों में तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। आप उनकी तुलना हमसे क्यों कर दे रही हैं? ये देखिए। अरे क्योंकि आपने इस्लाम का मुद्दा उठाया था सर, आपने कहा था कि इस्लाम का हिस्सा है वो, उसके बिना इस्लाम नहीं रह सकता मैडम, इसलिए मैंने उनका आपको उदाहरण दिया। भारत का मुकाबला जो है ना पाकिस्तान से मत करा करिए, मैं बार-बार कह रहा हूं। अरे किसने कर दिया भाई? मैंने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। आप जिन लाहौर का जिक्र सिर्फ आपकी जुबान से हुआ और मोहम्मद अदीब की जुबान से हुआ। मैंने उनका जवाब दिया और आपको भी दे रहा हूं कि टू नेशन थ्योरी को मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जूते की नोक पर रखा और ये कहा कि हमारा नेता, देश का पहला ब्राह्मण नेता अगर कोई होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो अब क्यों याद दिला रहे हैं सर? मजाक बनाते हैं उसको, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में डाल चुके हैं, हर तीसरे साल में क्यों याद दिलाते हैं फिर? आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मालूम चल गई। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री मुसलमानों ने बनाया। ठीक है, 10 सेकंड उनको, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड फिर हाजी रंगरेज। सारे लोगों ने माना, लेकिन आरएसएस को नहीं माना, ना जनसंघ को माना और ना आगे वक्त में मानेंगे। अब तो ये लगातार गठजोड़ कर ले, किसके साथ गठबंधन करें? सुनिए तो अभी भी वो नहीं मानते। अभी भी आज भी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह दूंगा आपसे, आप जहां पर वक्फ बोर्ड का जिक्र करती हैं,
वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड। अरे वक्फ बोर्ड भी इसी भारत का है, इसी देश की जो है संसद से आकर के निकला हुआ है, कहीं बाहर से नहीं निकला हुआ। इसीलिए हमारी संसद की कमेटी ही उस पर विचार कर रही है ना सर। मैडम, यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। प्रोटेस्ट करना, उसको कौन रोक रहा है? संवैधानिक तौर पर प्रोटेस्ट करना और भड़काना बहुत अलग चीज है सर। हम एक सेकंड बिल को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ या नहीं हुआ? फिर इन्होंने पहले क्या कह रहे थे, बहुत किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इतना शानदार बिल है, हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। सर एक सेकंड, एक बात बताइए मेरे को, क्या आपको सच में लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है ये कहना कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे? क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है ये कहना कि किसी की रूह कांप जाएगी? ये कहना कि हम अगर भारत में हैं तो हमारा एहसान है इस देश के ऊपर? देश के संविधान का विरोध करने वाले डेमोक्रेसी बताएंगे, तिरंगे का विरोध करने वाले देश की डेमोक्रेसी बताएंगे। छोड़िए उनको, मैं कह रही हूँ आज एक देश का आम नागरिक आपसे पूछ रहा है, अगर आप किसी भी राह चलते आदमी को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारी रूह कपा देंगे, सर ईंट से ईंट बजेगी देश की तो आम आदमी पिसेगा ना? देश की नहीं, गलत है, सरकार देश नहीं है, ठीक है, जनता पार्टी ठीक है, जवाब दीजिए गुरु प्रकाश। ये अगर देश के अंदर गैर संवैधानिक तौर पर किसी भी शख्स को दबाया जाएगा सत्ता के बलबूते पे, तो उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे और सरकार के ऊपर चढ़ करके बात करेंगे, डर करके और दब करके बात नहीं करेंगे। ठीक है, ईंट बजाई जाएगी सरकार की, ना कि आम आदमी की। ये देश के खिलाफ कोई धमकी नहीं है, सरकार को चेताया जा रहा है। गुरु प्रकाश, और ये मुहावरा होता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा था यहाँ पे। बाबा साहब अम्बेडकर का मैं एक लाइन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं और अपने साथियों को भी सुनाना चाहता हूं। बहुत नाम लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का। उन्होंने कहा था, द ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटीज, दोबारा बोल रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटीज इज द ओनली लास्टिंग रेमेडी फॉर कम्युनल पीस। यदि कम्युनल पीस रखना है तो कंप्लीट ट्रांसफर करना पड़ेगा देश के अल्पसंख्यकों का। आप बाबा साहब का सहमत है कि असहमत है? आप बताइए। आप अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन वही अंबेडकर जब बुर्का का विरोध करते हैं, वही अंबेडकर कहते हैं कि बुर्का इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं, मन पर बजा ऐसे नहीं। भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को ही दिया है। मैं शांत हो जाता। अभी इंटरप्ट मत कीजिए, आपके बाद हाजी रंगरेज की टर्न है। ये पूरा करेंगे अपनी बात, फिर हाजी रंगरेज जवाब देंगे। इनका अभी जब मैंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी, वही फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। वही बाबा साहब भीमराव। वक्फ बोर्ड फंडामेंटल राइट्स में खैर नहीं है, पर उसकी बात हम थोड़ी सी देर बात करेंगे। गुरु प्रकाश, पद्मजा, ये वक्फ का और शरिया का ट्रेलर आपको मिल गया ना? लोकतंत्र है तो सब बोलते हैं और दूसरे सुनते हैं, शरिया है तो यही स्थिति होती है। जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटी होना चाहिए, आप बाबा साहब अम्बेडकर से सहमत नहीं होते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं बुर्का इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी, बुर्का जो है वो गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। भारत के सड़कों पे जो महिलाएं बुर्का पहनती है वो घृणित करने वाली पिक्चर देती है, वो घृणित करने वाला इंप्रेशन देता है। बाबा साहब बुर्का का विरोधी करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटी होनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि इस्लामिक ब्रदरहुड को जो पहली लॉयल्टी है, इस्लामिक लॉयल्टी कहीं और है। सेलेक्टिव नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता है, वो गुरु पासवान से कोई सीख के आकर के। वही फंडामेंटल राइट्स जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देते हैं, खाने की आजादी, पीने की आजादी, उसके बाद कैसे रहने की, शिक्षा की आजादी आदि का। वो कह रहे हैं कि आप अम्बेडकर को अगर कोट कर रहे हैं तो अम्बेडकर के फंडामेंटल राइट्स और वक्फ का जो हक है वो आप क्यों छीन रहे हैं? अम्बेडकर को आप पूरी तरीके से एम्ब्रेस कीजिए। नहीं पद्मजा, मैं दोबारा बोलता हूं, अम्बेडकर के पुतले जलाएंगे, संविधान की प्रतिलिपि जलाएंगे। बोलता हूं, इस देश में लोकतंत्र मारते हैं, हाँ, पुतला बनाते हैं। हाँ, और क्या। नहीं, ये व्याकुल हो जाते हैं, इनकी व्याकुल होने की आदत है। सर सैयद अहमद खान, शफी वलीउल्लाह, उनके वंशज व्याकुल हो जाते हैं, तो ठीक है व्याकुल होइए आप, लेकिन ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को सिलेक्टिवली कोट करना बंद करिए आप। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है, शरिया नहीं है। उसी को ठीक है, हाजी रंगरेज कर रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं। इस देश लोकतंत्र से चलेगा, कटेंगे तो और कटेंगे, बाबा साहब इसीलिए तो आप अम्बेडकर कह के रहे हैं। संविधान से चलेगा। हाजी ध्यान रंगरेज, रखिए इस बात को आप। और किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है काटने की। बताइए हाजी रंगरेज। मैडम, जिस तरीके से ये बांटने और काटने की बात करते हैं और जिस तरीके से ये जो 80-20 की बात करते हैं, कैसे शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, चुनाव आ जाता है तो इस तरीके की बातें ये लेकर आ जाते हैं जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो और समाज कैसे बढ़ जाए। बात वक्फ की चल रही थी, तो हम ये कहना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि वक्फ की संपत्ति हमारी संपत्ति है। बार बार सरकार इस तरीके का बिल लेकर आना, CA, NRC,
ट्रिपल तलाक और ये वक्फ का, आपके पास मुद्दों की क्या कमी रह गई है? क्या इस देश में और मुद्दे आपके पास नहीं है? आप बुरखे पे चले जाते हैं, आप मुगलों पे चले जाते हैं, आप पाकिस्तान पे चले जाते हैं, आप मुस्लिम लीग पे चले जाते हैं। क्या मुद्दे आपके पास खत्म हो गए हैं? क्या आप मुद्दों पर बात नहीं करेंगे? बीजेपी ने वादे किए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ट्रिपल तलाक से क्या दिक्कत है आपको? मैं पूछना चाहता हूं, बात की थी। ट्रिपल तलाक से क्या दिक्कत है आपको? ट्रिपल तलाक से का बिल को फाड़ा है हमने, हम फाड़ते हैं उसको। नहीं, ट्रिपल तलाक से क्या समस्या है आपको भाई? तलाक को फाड़ा। अरे मुसलमान समाज की महिलाएं, मुसलमान समाज की महिलाएं हैं, उनको सशक्त करेंगे हम। किस बात की दिक्कत है आपको? पेट में दर्द क्यों? हाँ, तो आप देश के लोकतंत्र में रहना तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपको। ट्रिपल तलाक के बारे में मत बोलिए आप, पहले ट्रिपल तलाक के बारे में मत। अरे आप नहीं तय करिएगा, आप नहीं तय करिएगा साहब। ओवैसी नहीं है, मैं बोल रहा था, AIMIM नहीं है, बोल रहे थे, मैं बोला ट्रिपल तलाक के बारे में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं, अब उनकी चांस है, वो बोलेंगे। हाजिर अंग्रेज बोलेंगे। हाँ, सुनिए, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रिपल तलाक के बारे में बोलोगे तो आप बोलेंगे हम। हमारे नेता बैरिस्टर हैं। अरे भैया, 2 सीट वाले, एक इकलौते एमपी वाले यहाँ बात कर रहे हैं। रंगरेज साहब, एक सेकंड, आप बार बार कह रहे हैं, एक सेकंड, आप बार बार कह रहे हैं कि ये संविधान की वजह से हम अपने हक मांगने निकले हैं। अगर कोई भी आज कोई भी मजलिस होती है तो वो संविधान की वजह से हम अपने हक मांगने निकलते हैं। हक तो औरतों को भी इतना ही है ना संविधान में। अगर कोई वक्फ बिल कह रहा है कि अब औरतों को भी मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड में उनको सम्मिलित करना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक हटा करके उनको उनके हक देना चाहते हैं, और तो और छोड़िए, जो आपकी मजलिस हो रही है ना सर, वहां पर भी मुझे कोई भी एक महिला दिखाई ना दी, ना तो जयपुर में, ना कोई दिल्ली में। तो हक की बात तो वहां पे भी आ जाती है ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको काम करना है, आप संविधान के दायरे में रह करके करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ऐसी गैदरिंग्स में, जब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे भाषणबाजी होती है जहां पे लोग कहते हैं हम सड़कों पर निकल आएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ऐसा माहौल बिगाड़ देंगे। तभी सवाल उठता है कि ये सिर्फ वक्फ के पीछे से खड़े होकर के राजनीति की जा रही है, मुसलमान वोट को एकजुट किया जा रहा है, ये सवाल है। देखिए मैडम, जिस तरीके से भाजपा लगातार जो है हमारे पर्सनल इश्यूज में आकर उसमें दखलंदाजी का काम कर रही है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हम चाहते हैं कि देश में मुद्दों की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी पर्सनल इशू है या संवैधानिक इशू है? मुसलमान पहले तो ये साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि ये संवैधानिक मुद्दा है। पर्सनल मुद्दा है या संवैधानिक मुद्दा है? क्योंकि देश में देश का कानून काम करेगा। देखिए मैडम, हम प्रोटेस्ट करते हैं तो ये हमारा संविधान हमें। अब मैडम सुनिए, अरे मैडम आप ही बोलती रहेंगी, फिर हमारा क्या? बोलिए, आप बोलने देंगी मैडम, या बीच में आप ऐसी बार-बार बोलती रहेंगी? आप ही बोल लीजिए वरना। बोलिए मैडम, मैं कह रहा हूं, अगर संविधान हमें इजाजत देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी बिल की मुखालफत कर सकते हैं, इसमें कोई गैर कानूनी है ना ही गैर संवैधानिक है। मगर कुछ लोग हैं जो, अगर मुसलमान अपने हक के लिए बात करता है और लड़ता है, हमारे बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि अगर ये अमेंडमेंट जो बिल है अगर ये लागू हो जाता है तो हम रोड से लेकर संसद तक इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, इसको वापस कराने के लिए जो भी करना पड़े। जैसे हमारे किसान कानून लेकर आए थे, हमारे किसान भाइयों ने जिस तरीके से इस देश में प्रोटेस्ट किया, और यही रास्ता हमारे पास एक संवैधानिक रास्ता है जिससे हम अपनी बात सरकारों को बता सकते हैं और हिला सकते हैं सरकारों को। अगर ये हम कर रहे हैं तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, हमारे संविधान की बात, हमारे लोग हैं उसमें महिला नहीं है, जेंट्स हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस में आज तक आपने किस में शाखा में महिला को देखा है? मैं तो ये कहना नहीं चाह रहा था, मगर ये गुरु पासवान जी है, लगातार ये इस तरीके की बात करते हैं, इनके पास मुद्दे ही नहीं बचे, इनके पास अपने काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हर बार मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुगल, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ठीक है, ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं कि जो मोहम्मद अदीब की भाषा है वो अराजकता की भाषा है, वो ग्रामर ऑफ एनार्की है, पर जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ढूंढ रहा हूं, वो कहां है? जो चुनाव में धर्म युद्ध, वोट जिहाद,
इस तरीके की बातें हो रही हैं और चुनाव आयोग कहाँ है, मैं उसको दूरबीन से ढूंढ रहा हूँ। सर आपकी दूरबीन है नहीं वैसे, अभी शायद खो गई है, आप सिर्फ हाथों से देख रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जो जरूरी बात उन्होंने उठाई है, एक सेकंड दूरबीन के देखेंगे, एक सेकंड मैं दूरबीन लगा के एक सेकंड आप चुनाव आयोग कहाँ है? एक सेकंड अवनिजेश जी चुनाव आयोग कहाँ है? अवनिजेश जी चुनाव आयोग कहाँ है? ठीक है, चुनाव आयोग कहाँ है? सब हर चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट के बारे में, और जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, मोहम्मद अदीब पर हर कोई टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है कि ये ग्रामर ऑफ एनार्की है, आप लोगों को भड़का रहे हैं। इसको क्या कहेंगे अवनिजेश जी? एक बार क्या कहा उप मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के, सुन लेते हैं। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अब देखिए, महाराष्ट्र में तिरंगा पाकिस्तान पर लहराएगा, ये कौन सा ग्रामर है अवनिजेश जी? फिर तो एएमआईएम कहेगी ना, आपको पाकिस्तान में तिरंगा नजर आता है तो हम भी अपनी बात कहेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं एक बता दूं कि बार बार रंगरेज साहब ने कहा कि हमें संविधान ये अधिकार देता है, संविधान के हिसाब से हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार। संविधान यूसीसी की बात करता है, संविधान में लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन उस पर आप विरोध करते हो। कोई नहीं कर रहा। नहीं, एक भाई बीच में नहीं कहाँ लाए? अरे भाई आपसे नहीं बोल रहा हूं मैं। अरे किसी जब होगा, अच्छा ठीक है, सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उसी गलत बोलोगे वो सुन लेंगे। अच्छा ये बोलिए, रुकिए ना, आप अपने मौके पे बोलिए, लेके आई। अरे भैया आप फडणवीस पे भी बोलिए। अपनी बात में अपने फडणवीस में नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ भी बोलो। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, सही बोलो, सुनने की हिम्मत रखो। सही बोलो ना, सुनने की हिम्मत रखो, सही बोलिए। संविधान की दुहाई देने वाले, संविधान के हिसाब से ही वक्फ बोर्ड का फैसला पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के माध्यम से जेपीसी में होना है। ये संविधान के तहत ही हो रहा है। जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं, उसी संविधान के तहत पार्लियामेंट में कई बार वक्फ के नियम में, कानून में बदलाव हो चुके हैं, पहली बार नहीं हो रहा। उसी संविधान के तहत हो रहे हैं जिस संविधान की आप कह रहे हो, लेकिन उस संविधान का धता बता के कह रहे हो कि हम सड़क पे आ जाएंगे। ये गलत है। दूसरी बात भैया, अरे आप अपनी बात में बोलना। ऐसे माहौल में कह रहे हैं ना, जब पूरे देश में बटेंगे तो कटेंगे, तिरंगा लहराएगा पाकिस्तान में, औरंगजेब की मजार पे कुत्ता भी नहीं जाएगा, ये बातें की जाएंगी तो एक मोहम्मद अदीब भी खड़े होकर के कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान से रह गए हैं, तुम हमें याद मत दिलाओ। एक सेकंड, उनको जवाब तो देनी चाहिए, पूछ रही हूँ मैं सवाल। हाँ बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति कहते हैं कि अगर मेरे गले पे छुरी भी रख दोगे तो ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता, इस बात के लिए वो नहीं देता कि मैं भारत माता की जय बोलूं, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलते हैं। ठीक है, मुमताज रिजवी साहब। देखिए, ऐसा है कि जो बात आप कह रहे हैं वक्फ की या तमाम चीज़ों की, संविधान की, देखिए एक कानून बन रहा है और ये पहली बार नहीं है। हमने जर्नलिज्म किया है, बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, आम आदमी सबके। जब पार्लियामेंट मैडम चलती है तो जंतर मंतर भर जाता है प्रोटेस्ट से, हर कोई प्रोटेस्ट करने पहुंचता। क्यों? फिर तो पास हो जाने देने, किसी को जाने नहीं चाहिए। आप वहां तो कानून चल रहा है, वहां तो जमहूरियत चल रही, डेमोक्रेसी, तो क्या जरूरत है रामलीला भरने की? क्या जरूरत है जंतर मंतर भरने की? इसका मतलब ये होता है कि वहां जो लोग बैठे होते हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाना। अच्छा, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए। और होता भी है। ये जेपीसी में क्यों चला गया? इससे पहले बीजेपी की हिम्मत तो आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल भी भड़काने वाली है? मैडम एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जेपीसी में गया कि नहीं गया? ये गया। क्यों गया? इससे पहले कितने इन्होंने बिल जेपीसी में भेजे बताइए? क्या भेजे? नहीं भेजे। लेकिन चूंकि इस बार 240 में रुक गए। अगर ये 400 पार हो जाते तो आपको लग रहा है जेपीसी में जाता? नहीं, अभी भी लोकसभा राज्यसभा में इनके पास नंबर है। टीडीपी और जेडीयू के साथ मिल करके ये अभी भी पास करा सकते थे लोकसभा में। और आंध्रा का जिक्र नहीं करते। ये मुस्लिम रिजर्वेशन महाराष्ट्र में चीख रहे हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम। आंध्रा में नायडू से कहो
कह दो हिम्मत हो तो। बहुत जरूरी बात उन्होंने कही है, क्योंकि गुरु प्रकाश नहीं कह सकते ये। हाँ, और आंध्रा को खा जाते हैं। सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं है। पिछले हफ्ते, अभी हमने 2 कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र किया, पिछले हफ्ते एक और दिल्ली में यहां पर कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर मदनी साहब मौजूद थे। वहां पर आप सुनिए कि और कौन मौजूद था। वहां पर टीडीपी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और उन्होंने मंच से क्या कहा, मैं आपको सुनाना चाहती हूं। वक्त जो बिल लाने के जो सेंट्रल हुकूमत तो कोशिश करती है, वो कोशिश को नाकामयाबी के लिए हम सब लोग एकता से आगे बढ़ना है। हमारे वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब एक सेक्युलर माइंड के आदमी हैं। उसका मिसाल बोलता हूं मैं, उन्होंने कभी स्टेज में हंदे एक ही बात बोलते, हिंदू मुसलमान मुझे दोनों आंखें के बराबर है। तो बाहर जितना विरोध होगा वो तो पता नहीं, गुरु प्रकाश, ऐसा ना हो कि कहीं आपकी सरकार की ईंट से ईंट बच जाए और वो भी आपके सहयोगी दल बजा दे। ये नवाब जान थे, टीडीपी के नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू ने भेजा था। अभी न बोल पाएंगे। मुझे ऐसा है कि चलेगा, आवाज चलेगी। नहीं, जवाब तो मैं देता हूँ। आवाज चलेगी। अरे आप अचानक से इतने जोश में आगे, रुकिए, जवाब तो देने दीजिए उन्हें। नहीं, अभी आवाज नहीं हाई हो रही, पिच नहीं हाई हो रही, जैसी अभी ये थे। चलिए आप हाई पिच में बोलिए। हाई पिच में एग्रेशन दिखाइए इनको औकात। नहीं पद्मजा, देखिए देश की जनता ने हाई पिच में बोल दिया है। ये तो देश की जनता ने हाई पिच में बोल दिया है ना। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पद्मजा, अगर ये गुंडाई करनी है तो मैं इस डिबेट में पार्ट नहीं लूंगा। नहीं, ठीक है, जवाब दीजिए। अगर ये लफंगाई यहाँ करनी है तो इस डिबेट में हमारे को मतलब छोड़ करके भाग ही जाएंगे। विक्टिम कार्ड खेल के भाग जाइए। ऐसा है, हाँ, रणछोड़ बन जाइए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप रणछोड़ बन सकते हो, पहले भी बने हुए, इतिहास है आपका पुराना, कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ, पद्मजा जी, अगर ऐसा है कि मैं नहीं पद्मजा जी, इस देश में लोकतंत्र है, शरिया नहीं है। आप चले जाइए जहां शरिया आपको कितनी बार एक ही टेप। सर प्लीज मत हैकल कीजिए ना, लोग स्वागत करेंगे, फिर आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। बाबा साहब अरे टीडीपी पे पूछा है जवाब, बाबा साहब पे नहीं। स्टूडियो में बैठ करके हैकल करना आसान होता है। स्टूडियो पे बैठ करके हैकल करना आसान होता है, और यही इनकी दिक्कत है। स्टूडियो बोलिए। नहीं पद्मजा, मैं शांत हो जाता हूं। ऐसे लफंगाई करके मेरे ऐसे। चलिए अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं। नहीं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, और बाबा साहेब अंबेडकर का जब डंडा चलेगा ना, तो ऐसे जितने लोफर और लफंगे घूम रहे हैं ना, वो सब अपने औकात पे आ जाएंगे। टीडी पर चलेगा, टीडीपी पर। जहां तक टीडीपी की बात, देखिए नहीं, जवाब नहीं है। नहीं जवाब है पद्मजा, जवाब ही नहीं है। व्याकुल मत हो भैया, जवाब नहीं है, लेकिन नीतीश बाबू पे मैं जवाब दूंगा। अरे पर आप उनको जितना इंटरप्ट करेंगे उतना ही वो जवाब देने से बच पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप उनका टाइम खा जाएंगे। बोलिए। 30 सेकंड मेरे भी ले लीजिए। नहीं, ये उलेमा, ये जो AIMIM के हमारे दोस्त बैठे हैं, वो दूरबीन लगा करके ढूंढ रहे थे। ये दूरबीन लगा के ढूंढ रहे थे ना, ये रजाकार की पार्टी AIMIM टीडीपी पे बोला है इन्होंने, पार्टी का यहाँ लाइसेंस इलेक्शन कमीशन यही इनकी समस्या है। अब देखिए रंग पकड़ में आई है। पद्मजा ठीक है, अब आप दूरबीन और रजाकार ले आए। अवनीश जी आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है। देखिए राजनीति तो हर कोई करेगा, और यहीं पर राजनीति में गिर जाएंगे। मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं, पर फिर मुद्दे पे आइए प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। 30 सेकंड आप, 30 सेकंड अपनी जी। ठीक है, एक करके सबका फेडर डाउन। गुरु प्रकाश, सबका फेडर डाउन। गुरु प्रकाश 30 सेकंड प्लीज, पर मुद्दे पे बोलिए। नहीं, टीडीपी पर डंडा चलेगा। हाँ बोलिए। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान, नहीं मैं बता रहा हूं ना, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का डंडा चलेगा ऐसे लोफरों पे, ऐसे लफंगों पे, और ऐसे टीडीपी को हम छुड़वाने का काम करेंगे। ठीक है, अब सुन लीजिए जवाब आप सुन लो।
ठीक है। पहली मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पद्मजा मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पद्मजा ठीक है प्लीज। अच्छा मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, प्लीज फौरन टीडीपी पे आइए। 30 सेकंड। गुरु प्रकाश। पद्मजा मेरी बात, एक सेकंड अपने जेश जी। टीडीपी 1989 के बाद 1989 के बाद 2014 तक हर सरकार बैसाखियों पे रही है। टीडीपी हर सरकार बैसाखियों पे रही है। ठीक है, टीडीपी अलग पार्टी है।